हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। बैंकिंग की जो सीरीज स्टार्ट करी गई है चैनल पर, उसमें आज हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको आरबीआई गठन कैसे हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई एक्ट कब बना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब इसका समय समय पर बदलाव किया गया, मुख्यालय चेंज हुआ और इसका कार्य क्या है, किस तरीके से ये भारत सरकार के वित्त संबंधी कार्यों को संभालता है, और साथ ही इसके बारे में ये भी जानेंगे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है और डिप्टी गवर्नर कौन है, कितने इसके कार्यालय होते हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं और कितने बोर्ड में इसके सदस्य होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें आरबीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। आपको पता होगा कि किसी भी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर के सुझावों पर की गई थी। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही जो सुझाव दिए थे, जो एक कमीशन स्थापित किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन, उनको सुझाव दिया था और उन्हीं के सुझाव के माध्यम से ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। यानी कि स्थापना में बाबा साहब अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही कुछ दिशा निर्देश समिति को दिए थे। अब ये जो है बैंकिंग की कार्य करने की पद्धति, काम करने की शैली, किस तरीके से कार्य करे, क्या उसका कार्य होना चाहिए, क्या उसका ढांचा होना चाहिए, ये सभी बातें बाबा साहब अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखी थी। हिल्टन यंग कमीशन, याद रखिएगा इस पॉइंट को, हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखी थी। 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से एक, आप कह सकते हैं, समिति का गठन किया गया था, जो 1926 में पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गया और हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना गया। तो इसने फोकस किस पर किया? इसने फोकस किया द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये एक पुस्तक थी बाबा भीमराव अंबेडकर की। उस पर इस समिति ने, कह सकते हैं हिल्टन यंग कमीशन ने जोर दिया, उसको समझा और उसके बाद एक केंद्रीय बैंक की कमी महसूस की गई भारत में और उसको पूरा करने के लिए ही आरबीआई एक्ट 1934 की स्थापना की गई। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस कानून को, आप कह सकते हैं, सहमति दी और इसी के बाद आरबीआई एक्ट 1934 अस्तित्व में आया। और इसकी जो स्थापना है, आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1937 तक, 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 के बाद इसको कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में इसके मुख्यालय को ट्रांसफर कहां कर दिया गया? मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड होता है। आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड होता है जिसमें गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, सरकार द्वारा नामित विभिन्न निदेशक होते हैं जो टोटल संख्या में 10 होते हैं, एक सरकारी अधिकारी होता है और अन्य स्थानीय बोर्ड के निदेशक, या प्रत्येक बोर्ड से एक निदेशक होता है। यानी कि जो इनका केंद्रीय बोर्ड होता है उसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं। अब आपको यह जानना है कि आरबीआई किस तरीके से कार्य करता है, आरबीआई के फंक्शन क्या है। आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना। आरबीआई भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय रुपया जारी करता है और आपने देखा होगा कि ये नोटों की छपाई करता है, ना कि सिक्कों की। 1 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा नहीं छापा जाता है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है, इसलिए ही उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सरकार का बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया या फिर यूको बैंक हो गया, देना बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये ग्राहकों के बैंक होते हैं। आप यहां पर जाकर अपने पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन जो आरबीआई है वो सरकार का बैंक है। सरकार
के पैसों को वो रखता है, राज्यों के पैसों को रखता है, उनको पैसे आवंटित करता है। इसमें ग्राहकों का कोई लेन देन नहीं होता है, यानी कि पब्लिक से इसकी सीधे डीलिंग नहीं होती है। बैंकों का बैंक, भारत में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी विनियामक संस्था आप कह सकते हैं आरबीआई होती है। आरबीआई ही उनका परिचालन करता है, उनके लिए नियम बनाता है और उनकी देख रेख करता है। उसके बाद बैंकों का नियंत्रण, बैंकों को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। ब्याज दर क्या होनी चाहिए, कितना एसएलआर होना चाहिए, सीएलआर होना चाहिए, इन सब बातों को आरबीआई ही नियंत्रित करता है। मुद्रा पर नियंत्रण, भारतीय मुद्रा यानी कि उसका संकुचन से लेकर उसके प्रसार तक में आरबीआई ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब नोटों की छपाई करनी है, कितनी संख्या में करनी है, ये सब आरबीआई ही करता है, बताता है। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक, फॉरेन करेंसी की भी देख रेख आरबीआई ही करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण आरबीआई ही करता है। उसके बाद हम आते हैं कि आरबीआई की जो शुरुआती पूंजी है, आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ रुपए से की गई थी, यानी कि इसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसको कितने रुपए से स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 5 करोड़ रुपए से इसको स्थापित किया गया था। अब यहां पर है पॉइंट कि वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है आरबीआई का। वित्त वर्ष आरबीआई का जुलाई से जून होता है और भारत सरकार का वित्त वर्ष होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। नोट आरबीआई प्रिंट करता है, सिक्के भारत सरकार प्रिंट करती है। ये आपको बताया गया था कि जो नोट हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है और जो सिक्के हैं वो भारत सरकार प्रिंट करती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आरबीआई पहले 5,000 और 10,000 के नोट भी छापता था। तो इसकी छपाई कब की गई थी? 5,000 और 10,000 के नोटों की छपाई 1938 में की गई थी, फिर ये बंद हुआ, 1954 में की गई, फिर बंद हुआ और 1978 में की गई, फिर बंद हुआ। यानी कि छपाई 1938, 54 और 78 तक की गई। उसके बाद 5,000 और 10,000 के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए। इसके 29 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। आरबीआई का एक मुख्यालय आपको पता है मुंबई में है, 29 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जो लगभग प्रत्येक राज्य की राजधानी में होते हैं। अब है मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, क्योंकि पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है। तो मनमोहन सिंह जो 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह ही एकमात्र ऐसे आरबीआई के गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। 1972 से 1976 तक ये आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं ये, 22 मई 2004 को और 2009 को 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनमोहन सिंह कब से कब तक गवर्नर रहे हैं, तो 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि 2 ऐसे आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्होंने कभी नोट पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, यानी कि सबके सिग्नेचर हुए हैं। मनमोहन सिंह के, रंगराजन के, या विमल जालान के, या शक्तिकांत दास के, सबके सिग्नेचर हुए हैं। लेकिन एक आरबीआई के इतिहास में 2 ऐसे गवर्नर रहे हैं जिनके नोट पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। वे 2 नाम कौन से हैं? एक है केजी अम्बेगांवकर और ओसबोर्न आर्केल स्मिथ। देखिए केजी अम्बेगांवकर जो हैं ये 5वें गवर्नर थे। ये 5वें गवर्नर थे और मात्र 45 दिन के लिए गवर्नर बने थे। इन्होंने इनके जो सिग्नेचर हैं वो 1 रुपए के नोट पर हुए थे। 1 रुपए के नोट पर इसलिए हुए थे क्योंकि ये वित्त सचिव रह चुके थे भारत सरकार के। तो भारत सरकार के तो वित्त सचिव थे, तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 45 दिन के लिए जब ये गवर्नर बने थे तब इनके हस्ताक्षर नोटों पर नहीं हो पाए थे। फिर है ओसबोर्न आर्केल स्मिथ, यही हैं आरबीआई के पहले गवर्नर। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं जो 1935 से 1937 तक पहले गवर्नर रहे हैं ये। और इनका फिर विवाद हो गया था, कुछ पॉइंट्स पर इनके मतभेद थे, इसलिए इन्होंने न सिग्नेचर किए और ना ही कार्यकाल पूरा किया और इन्होंने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
अब सिग्नेचर क्यों जरूरी होता है नोटों पर? जो आरबीआई के द्वारा जारी जो नोट होते हैं उन पर सिग्नेचर क्यों जरूरी होता है? सिग्नेचर गवर्नर के इसलिए जरूरी होते हैं ताकि जब वो सिग्नेचर करता है गवर्नर, तभी वो मुद्रा वैध मुद्रा मानी जाती है। जब सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर द्वारा किए जाते हैं तभी वो मुद्रा वैध हो जाती है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो 1943 से 49 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। तो आपको पता होगा कि 1947 में देश आजाद हुआ था, तो जाहिर सी बात है आजादी के बाद ये पहले गवर्नर हो गए। अब सीडी देशमुख के बारे में जान लीजिए। अगर आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आपने रितेश देशमुख को जरूर देखा होगा। रितेश देशमुख के ये दादाजी हैं विलासराव देशमुख, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनका निधन हो गया है। रितेश देशमुख के पिताजी विलासराव देशमुख, विलासराव देशमुख के पिताजी सीडी देशमुख। तो ये भारत के पहले रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर रह चुके हैं। 11 मार्च 1940 से पहले देखिए, 11 मार्च 1940 से पहले क्या था कि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था वो जनवरी से दिसंबर तक था, लेकिन 11 मार्च 1940 के बाद से जो इसका वित्तीय वर्ष है वो जुलाई से जून कर दिया गया। आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो जुलाई से जून कर दिया गया। अब इसमें एक लोगो देखिए, यहां पर तो लोगो तो नहीं बन सकता है, लेकिन लोगो के बारे में बता दूं कि लोगो में एक पाम ट्री होता है, पाम ट्री होता है और एक शेर या बाघ का चिन्ह होता है। ये आरबीआई का लोगो होता है। आपने देखा भी होगा, नहीं तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। अब वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है और डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और 25वें गवर्नर हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं टी रविशंकर, दूसरे हैं महेश कुमार जैन यानी एमके जैन, तीसरे हैं माइकल पात्रा यानी माइकल डी पात्रा, और चौथे हैं राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो आई होप आरबीआई के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, जितना आपको जानना जरूरी था, वो आप जान गए हैं। अब ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होती है, एसएलआर क्या होता है, सीएलआर क्या होता है, सभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। यानी हम पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, और अगर इससे एक क्वेश्चन भी आता है तो वो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज आपको ये बैंकिंग की कैसी लग रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।